अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। अस्सलाम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशिया एंड जर्मनी फाइट फॉर इंडियाज मेगा 52 बिलियन प्रोजेक्ट, जर्मन चांसलर इन इंडिया। तो ये जी इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए भाई साहब साफ साफ ज़ाहिर कोशिश होगी कि मुझे मिले, इंडिया की सॉरी रशिया की होगी मुझे मिले कॉन्ट्रैक्ट, जर्मनी की होगी मुझे मिले। तो देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता किसको है। वीडियो देखते हैं, वर्ल्ड फेयर की वीडियो है और भाई बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलते हैं। इनके चैनल को ज़रूर विजिट करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों को पता लग गया होगा कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज भारत में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज होल्ड वाइड रेंजिंग टॉक्स। इन्होंने तो ये कहा है ओलाफ शॉल्ज ने कि भारत में ना हम विश्व शांति को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, शायद ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो जर्मनी इंडिया के साथ डिस्कस नहीं करने वाला। अब हो सकता है कि यहाँ पे वैसे आप एक सवाल पूछो कि ओलाफ शॉल्ज ये जर्मनी के वैसे प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए? क्योंकि अपने यहाँ तो पीएम बोलते हैं, यूके में भी पीएम बोलते हैं, बाकी कंट्रीज में पीएम होता है, जर्मनी ही कहता है चांसलर। देखो, जर्मनी में प्रेसिडेंट की पोस्ट भी होती है और प्रेसिडेंट से अलग होता है चांसलर। चांसलर को प्रेसिडेंट से कंफ्यूज मत कर लेना। सिंपल आपको अगर समझना है तो जैसे बाकी देशों में पीएम होता है वैसे ही जर्मनी में होता है चांसलर। और चांसलर ये लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जर्मन वर्ड है कैंसलर। ये जो चांसलर है ये भी इंग्लिश वर्ड ही है, ये लोग जर्मन में कहते हैं इसको कैंसलर। और ये एक बहुत ही पुरानी पोस्ट है जर्मनी के इतिहास में। जो कैंसलर होता था वो यूजुअली जो एडमिनिस्ट्रेशन है सरकार की वो संभालता था। एडोल्फ हिटलर को भी आप देखोगे ना तो 1933 में ये सबसे पहले जर्मनी का चांसलर बना था। बाद में हिटलर ने खुद को एक और रैंक दे दी थी, वो थी फ्यूरर की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे समझ गए होगे आप कि बेसिकली जर्मनी के जो पीएम हैं वो भारत में आए हैं। और पूरी दुनिया जानती है कि भारत में आने का इनका मेन मकसद है रशिया और इंडिया के बीच में दूरी को बढ़ाना, बेसिकली इंडिया को और दूर करना रशिया से। सारे यूरोपियन कंट्रीज, जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज हैं, प्राइमरली फ्रांस और जर्मनी, अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रशिया का जो फुटप्रिंट है इंडिया पर ये बिल्कुल ये हटा दे। अब यहां पर आप देख पाओगे जर्मन मीडिया खुल के रिपोर्ट करता है जर्मनी वूज इंडिया। वू करने का मतलब होता है कि जब आप किसी के साथ रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश करते हो, तो जर्मनी वूज इंडिया एज एन एलाई अगेंस्ट रशिया। हम लोग चाहे ना ये बात 85 बार कह दे कि एलाई ये जो शब्द है ना हमारी वोकैबुलरी में है ही नहीं। हम इंडियंस एलाई को मानते ही नहीं है, क्योंकि एलाई जब आप बन जाते हो तो बहुत सारी शर्तें आ जाती है। We do not define ourselves or perceive ourselves in alliance terms. That's very much a Western terminology. It's not something, it's not a term that we use. मगर तब भी आप देखोगे यूएस मीडिया, यूएस गवर्नमेंट, यूरोपियन मीडिया, यूरोपियन जो कंट्रीज है उनकी गवर्नमेंट खुल के कहती है कि जर्मनी इंडिया को एक एलाई बनाना चाहता है रशिया के अगेंस्ट। नाउ ये करना बहुत मुश्किल है कि देखो, एक बार को इंडिया को न्यूट्रल बना पाना ही एक बहुत ही मुश्किल काम है। उसके अलावा इंडिया को रशिया के अगेंस्ट करना, इसमें अभी लगेगा टाइम। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन जियोपॉलिटिक्स। कोई आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, मगर इंडिया को रशिया के अगेंस्ट करने में अभी टाइम लगेगा। बट जर्मनी अभी के लिए ये चाहता है कि प्रोजेक्ट P75I जो 5.4 से लेकर 5.2 बिलियन डॉलर्स का मेगा प्रोजेक्ट है, जिस पर रशिया की उम्मीदें हैं कि ये प्रोजेक्ट रशिया को मिल जाए, जर्मनी चाहता है कि चुपचाप ये प्रोजेक्ट ये उठा ले और ओलाफ शॉल्ज इसको बहुत ज़्यादा पुश करेंगे अपनी विजिट में। ना भारत का जो ये प्रोजेक्ट है P75I ये बहुत लंबे समय से न्यूज़ में रहा है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के अंडर भारत तैयार बैठा है 5.4 बिलियन डॉलर खर्चने को। हमारी सिंपली ये डिमांड है कि कोई बाहर की कंपनी आकर ना भारत में हमारे साथ मिलकर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाए। हमें नॉन न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, 6 सबमरीन बननी चाहिए, सारी इंडिया में बनेगी। उसके अलावा यहाँ पर AIP टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम की टेक्नोलॉजी, जिससे ये सबमरीन्स 2 हफ्ते तक पानी के नीचे सबमर्ज रह सकती है। और साथ ही साथ इंडिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी चाहता है।
अब देखिए इंडिया की डिमांड जो है इसको लेकर कई देश कंफर्टेबल नहीं है। फ्रांस अपने हाथ खड़े कर चुका है। फ्रांस ने पहले ही इंडिया के P-75 प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लिया था, ये कहकर कि जो डिमांड्स हैं इंडिया की ये फ्रांस पूरी नहीं कर पाएगा। अब फ्रांस के पुल आउट करने के बाद रशिया ने यहाँ पर एंट्री करी। ऑल्दो मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, रशिया ने ओपनली कहा है कि इंडिया का जो P-75I का टेंडर है इसमें बड़े बदलाव करने होंगे, तभी जाकर रशिया भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर पाएगा। मगर अभी के लिए दो देश हैं जो इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हैं, एक है रशिया, दूसरा है जर्मनी। और जर्मनी खास ही देखो यहाँ पे कोशिश कर रहा है ये टेंडर एक्वायर करने की, क्योंकि पिछले आप अगर 5-6 साल का डेटा देखो तो जर्मनी का नामो निशान नहीं है भारत के डिफेंस इंपोर्ट में। इंडिया एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी बन रहा है, धीरे धीरे इंडिया की डिफेंस नीड्स बढ़ रही है और इन डिफेंस नीड्स को पूरा कौन कर रहा है? यूएसए, रशिया, फ्रांस, इजराइल, साउथ कोरिया। जर्मनी कहीं पर बहुत पीछे रह गया है। तो जर्मनी को पता है कि अगर ये 5.2 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो दैट विल बी अ मेजर बूस्ट फॉर जर्मन डिफेंस सेक्टर। और अगर आप सोच रहे हैं कि जर्मनी इतने लंबे समय तक बिल्कुल सोता रहा, फ्रांस ने इतनी सारी डील्स एक्वायर कर ली, जी हाँ, देखिए आप कह सकते हैं जो रशिया का अटैक है यूक्रेन पर, इसने इग्नाइट कर दिया है जर्मनी के डिफेंस सेक्टर को। जर्मनी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एज ए डिफेंस सुपर पावर, एज ए डिफेंस पावर अब जाग गया है। और फ्रांस भी ये नर्वसनेस फील कर रहा है कि आगे जाकर कल को अगर ये अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के लिए जाएंगे दुनिया भर में तो जर्मन कंपनीज भी यहाँ पे कंपटीशन देने को रेडी होंगी। मगर क्या जागने के बाद भी जर्मनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा? देखिए रशिया का ऑफर पर्सनली जो मैंने अभी तक देखा है, जर्मनी का ऑफर अभी तक कुछ प्रॉपरली सामने आया नहीं है कि जर्मनी इंडिया को ऑफर कर क्या रहा है, कितनी परसेंटेज लोकलाइजेशन होगी। ये सबमरीन्स बननी तो इंडिया में है मगर इसमें कितने परसेंटेज जो पार्ट्स हैं वो इंडिया में बनेंगे ये हमें पता नहीं है। रशिया खुल के कह चुका है 80% लोकलाइजेशन होगी भारत की। भारत में वेरियस कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, रोजगार जनरेट होगा, इंडिया के लिए बेनिफिट होगा। और रशिया ने कहा है कि इनकी जो अमूर 1650 क्लास सबमरीन्स हैं ये इसका डिजाइन ये इंडिया को ऑफर कर रहे हैं। मगर यहाँ पे देखो एक कंपोनेंट हम भूल नहीं सकते, वो है ट्रेड का। क्या आप जानते हैं कि जर्मनी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे यूरोप में? जर्मनी यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ भारत में निवेश का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। और ना सिर्फ देखिए ट्रेड के लिहाज से, आप अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो जर्मनी से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आती है इंडिया में। और जर्मनी ये भी कह चुका है कि जर्मनी खुद एक लीडिंग रोल निभाएगा इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करने में। तो देखिए लीवरेज जर्मनी के पास बहुत सारी है। कल को अगर हमें बिल्कुल मुश्किल हो रहा है डिसीजन लेना कि किसके साथ बनाए सबमरीन, हो सकता है कि जर्मनी के साथ जो हमारे इकोनॉमिक संबंध है उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी के हो जाए। बट अगेन मैं कुछ प्रोडिक्शन नहीं कर रहा यहाँ पर, देखना होगा इवेंचुअली होता क्या है। तो आने वाले कुछ साल देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। देखना होगा कि भारत रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बरकरार रखता है या फिर जो यूरोपियन ताकतें हैं, यूएस है, ये जेन्युइनली जो इनका सपना है कि इंडिया को एक एलाई बनाकर रशिया के अगेंस्ट कर देंगे, इसमें सफल हो पाते हैं या नहीं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ना मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि जिस ट्रैजेक्टरी में भारत जा रहा है भविष्य में भारत एक एलाई बन ही जाएगा वेस्ट का, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इंडिया रशिया रिलेशंस इटर्नल है, ये सब होने के बाद भी दोनों कंट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है एक दूसरे के लिए ये बरकरार रहेगी? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की अभी जो मैसिव सेल चल रही है ये 28 फरवरी को खत्म होने वाली है। उसके बाद लंबे समय तक अनअकैडमी की कोई भी सेल नहीं आने वाली। वापस डिस्काउंट 10% के आसपास हो जाएगा। तो अभी जो डिस्काउंट है 30% चल रहा है, अप टू 30%। तो आप अगर चाहें तो यूपीएससी का कॉम्बो कोर्स कर सकते हैं परचेज। कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं इसको एंड काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं उनके। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बो कोर्स का। यहाँ पे आप ये ऐसा कोर्स परचेज कर सकते हैं जिससे आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल, जो भी आपकी चॉइस का ऑप्शनल है, फिलोसफी, इट कैन बी पॉलिटिकल साइंस, विच एवर ऑप्शनल यू चूज, इसकी तैयारी आप कर पाएंगे घर बैठे। और जो मैसिव डिस्काउंट है ये लेने के लिए आपको कोड यूज़ करना है PD10। और ना सिर्फ आपको डिस्काउंट मिलेगा,
आपको एडिशनल 6 महीने और मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आप अगर 18 महीने का कोर्स परचेज करते हैं ना, तो इसमें आपको 6 महीने एक्स्ट्रा लगकर टोटल कोर्स आपका बन जाएगा 24 महीने का। ये आपके लिए हो सकती है बेस्ट ऑप्शन अगर आपका टारगेट है कि 2024-25 के आसपास एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी एग्जाम का। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। और भाई साहब, रशिया और जर्मनी की जो है वो फाइट चल रही है एक दफ़ा तो कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा किसको। और टाइटल में तो भाई साहब 52 लिखा हुआ था। हम तो भाई खुद हैरान थे कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट, और ये मतलब 5 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट, 5.5 का कर रहे हैं। हाँ 5.5 का। और तो ये बनाने में तो 6 सबमरीन है, वो भी डीजल हाँ, सबमरीन। तो ये असल मकसद वो नहीं है, पैसे का मैटर ही नहीं है क्यों नहीं है भाई साहब। मैटर रशिया को इंडिया से दूर करने वो का। तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो नामुमकिन सी नहीं बात हो है। सकता, मैटर तो भाई साहब पैसे का ही है जर्मनी को। नहीं, मेरी जर्मनी को जान हो सकता। ट्रेड पहले भी उनके साथ चल रही है, पूरे है। यूरोप से अच्छी खासी बेहतर अब चल रही देखो है। ना, पूरी दुनिया जैसे हाथ धोकर रशिया के पीछे पड़ गई है और इंडिया का साथ है सिर्फ उन्हें। वो चाहते हैं कि एक और भी पंगा होगा अभी रशिया के जो है ना, एक तो वो उसके ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं अगर यूक्रेन से जो अपनी आर्मी नहीं निकालता, तो साफ ज़ाहिर है ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। और ऊपर से जो FATF के जो मेंबर होते हैं उसमें से भी रशिया को निकाल दिया गया है। और ये इंडिया के लिए भी एक ये जो है ना कहते हैं कि बुरी खबर है। दूसरे नंबर ये कि जो वो UN में असम्बली में हुई थी, इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें भी जो रशिया हार चुका है काफ़ी ज़्यादा वोटों से। पाकिस्तान ने भी एब्सटेन किया था, और चाइना और इंडिया ने भी, और भी बहुत सारे कंट्री ने किया था। लेकिन जो फिर भी अमेरिका जो जीत गया। और भाई अभी जो है उन्होंने बोला है कि रशिया को निकल जाओ उधर से, यूक्रेन से नहीं निकलोगे तो उसका भाई साहब सैंक्शन लगेंगे। तो जब सैंक्शन लग जाए तब तो जर्मनी के हाथ में सारी गेम चली तो भाई जाएगी ना। फिर आप मौजूदा हालत में इंडिया- देखें ना, फिर तो हाँ, तो फिर इंडिया अपनी जब पॉलिसी वक्त के हिसाब से चेंज करेगा। जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे मुकम्मल तौर पे, जी, तो फिर भाई साहब इंडिया की जो है रशिया के साथ वो उस तरह टिक पाना वो थोड़ा सा बहुत मुश्किल बिल्कुल मुश्किल हो इस तरह जाएगा। खुलेआम ट्रेड तो लेकिन इंडिया की जो है एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट ज्यादातर डिफेंस के रेटों को है तो 70% रूस से। तो भाई साहब वो तो मेंटेनेंस का या नहीं, वो spare parts ऑलरेडी का जो मसला है तो बढ़ेगा। वो तो रहता वो ही है, रहेगा वो ना। रहता ही है। अच्छा, जो वो जो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट नया हो चुका उसको वो चलाते रहेंगे। मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस का चलता ही रहेगा मेरे ख्याल में। और बाकी जो वो मजीद पे थोड़ी सी पाबंदी लग सकती है, क्योंकि जो जिसके ऊपर लगे होते हैं लेकिन इसके अंदर ये भी देखना टेक्नोलॉजी अगर रूस ज्यादा देना चाहेगा तो वो मसला तो ये है कि कोई भी कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी वो देना नहीं चाहता। तो इंडिया का यही जो है वो पंगा है कि बल्कि लेकिन इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट भाई साहब इसको लेकर भाई साहब आपको कुछ ना कुछ तो ये तो भाई अपनी टेक्नोलॉजी देने वाला ऐसी बात है कि चंद पैसों के लिए आप जो है अपने हाथ काट के दूसरों को दे देना, ये ऐसी बात होती है। ये एक भी तो बंदे बात गुर है। होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है। तो ये अगर अभी जर्मनी के पास टेक्नोलॉजी है या रशिया के पास, जब वो इंडिया को दे देंगे, इंडिया छोटा कंट्री है, इंडिया के पास इतने ज्यादा पैसे भी हैं, बिलियनर तो मिलियनर इंडिया कर भी तो इसी वजह से ले पैसे फेंकेंगे भाई साहब टेक्नोलॉजी ले लेंगे तो और भाई इसका फायदा बाद में और लॉन्ग टर्म में होने वाला वही तो बात है कि उनको ये भी तो डर है कि भाई साहब इंडिया जो जिस जगह पे अब खड़ा है, तो हमसे ज्यादा अगर वो प्रोडक्शन करना शुरू हो जाएगा, वही टेक्नोलॉजी सेम लेकिन टेक्नोलॉजी इससे मिलेगी। ताल्लुकात भी तो बेहतर होंगे ना किससे? किससे ताल्लुकात इस तजारत से, इस लेन देन में ताल्लुकात मेरी ये- जान ये ताल्लुकात बोल रहे हैं शौक इंडिया के बनने वाले खिलाफ वक्त में पहले हम अलाई बनना चाहते हैं इंडिया में। वो तो चूरन देते हैं, वो अलाई मानते ही चूरन नहीं। क्यों नहीं? इंडिया मानते ही नहीं, किसी को अलाई मानता ही नहीं है। वो कहते हैं कि- पार्टनर में ये होता है बराबर तो का होता है, अमेरिका एक हाथ से लो दूसरे हाथ से अमेरिका दो। को भी तो बोलता है ना अलाई, या पाबंदियों वाले मामले चुंगल में नहीं फंसते। इंडिया बोलते ही नहीं है। इंडिया तो बोलता है भाई आप हमारे पार्टनर हैं, बिल्कुल। एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। लो। तो ये जब चीज रहती है तो शर्तें बंदे- नहीं ना, शर्तें बीच में नहीं। शर्तें नहीं।
तो करते हैं। वो जो अलाई होता है उसके उसमें सिर्फ कुर्बानियां दी जाती हैं। हाँ। कुछ लोग जो सिर्फ कुर्बानियां मांगते रहते हैं। तो अमेरिका पार्टनरशिप में में ये होता है कि भाई साहब आधी कुर्बानी तुम दो आधी हम देंगे। बिल्कुल। तो ये चीजें होती हैं। तो बाकी भाई लेकिन सबमरीन की जो भाई साहब हाँ, अभी टेक्नोलॉजी ये है कि इंडिया को भी 2 हफ्ते के लिए भाई साहब पानी के अंदर रहना कमाल की टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत बढ़िया। और देखिए इसी टेक्नोलॉजी को लेकर भाई साहब इतना मेगा प्रोजेक्ट इंडिया ऑफर कर रहा है। असल में इंडिया की जो पुरानी कुछ समरीन थी वो जी रिटायर हो चुकी हैं क्योंकि पुरानी भी हो चुकी थी और उनकी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी पुरानी थी कई हो चुकी हैं। उसके ऊपर बजाय वो मेंटेनेंस करवाए वो नहीं ले ले वो ज्यादा पास्ट में जो चाइना है वो चाइना का तो ये है कि जो पुरानी भी हो जाए उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट करके उसको वो ज़ाया नहीं होने अबे देते, कुछ ना होने से expire कुछ नहीं होना होने वो बेहतर है। ऐसे वो चलाए रखता है। उसके पास 70-80 के लेकिन- करीब है, इंडिया के पास थोड़ी लेकिन कम उसके है। पास पैसे भी तो है। थोड़ी हाँ, नहीं, ये बहुत ही उसको कम मेंटेन है। करने के लिए चलाने के लिए पैसे इंडिया के पास उस हिसाब से वो हाँ सही बात। लेकिन हर साल इंडिया जो इस दफा डिफेंस बजट जो वो काफी बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट बढ़ाया है। तो इंडिया के पास भी पैसे हैं और कर भी सकता है लेकिन वो भी लेकिन जितने पैसे हैं ना उससे ज्यादा इंडिया भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना जो डिफेंस पर जोर दे रहा है क्योंकि उनको पता है ये लॉन्ग टर्म में यही चीजें हमें फायदा देने वाली है। ऐसी बात है। तो भाई साहब खुद की हिफाजत के लिए जो जब तक खुद की बंदा सिक्योर नहीं फील करेगा तो ना इन्वेस्टमेंट आएगी। अब देखा जाए तो चाइना भाई तगड़ा है, साफ साफ जरा डिफेंस के मामले में वो उसके पास बजट भी ज्यादा है, आर्मी भी ज्यादा है और उसके पास हथियार भी ज्यादा है। तो धीरे इस मामले धीरे में- ना भाई साहब नजर लग रही है रशिया और इंडिया की दोस्ती जो है ना इसको धीरे धीरे दुनिया की नजर लग रही है। तो बस नजर भाई आसार कुछ ऐसे नजर वो- आ रहे हैं तारक वो साहब। सारी कोशिश वो तो शुरू से कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्री हो गए नहीं अब थोड़ा सा ना अमेरिका हो गया। सख्ती कर दी है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा- वो टाइट किए जा रहे हैं। लेकिन अब इंडिया को हालात भी को- तो स्टांस सख्त लेना चाहिए ना। अब अगर इंडिया रशिया पर का- पाबंदियां लगेंगी तो ऑटोमेटिकली इंडिया का रास्ता तो फिर बंद हो जाएगा ना भाई साहब। तो ये मुश्किलात तो पैदा होंगी ना। देखते हैं भाई हम ऐसे ही इधर बने फिरते हैं। वो अपने अब जब आइडिया नहीं, लड़ा रहे हैं, हैं। अपने आइडिया लड़ा रहे अब हैं। पाकिस्तान और इंडिया ने तो मतलब के वोट किसी पक्ष में नहीं दिया। हाँ। बैठे हैं अमन से। कोशिश तो यही थी ना कि रशिया ही जीत हालांकि जाए। मैं खुद हैरान होता, पिछली दफा भी पाकिस्तान ने भी एब्सटेन किया था, इस दफा भी किया है। और मैं सोच रहा था कि भाई साहब पाकिस्तान तो अमेरिका का पिट्ठू है, चाइना के प्रेशर रहता है, अमेरिका का प्रेशर रहता है। लेकिन तो बीचों ये- बीच में रशिया से ये तल्लुकात साला- बेहतर शुक्र चल चला करो रहा है। पाकिस्तान ने abstain कर दिया। अगर एक तरफ चला जाता तो भाई साहब हमारे दुश्मन और बढ़ जाते। बढ़ ऐसी बात है, वही बढ़ ना, जाने दो। ये है कि अमेरिका को भी साथ लेकर चल रहा है, चाइना को भी साथ, क्योंकि चाइना रशिया का दोस्त है और अमेरिका हमारा दोस्त है। तो ठीक है भाई, देखते हैं अब क्या होता है। और ये भाई बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं और इंडिया का जो यही है कि टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। और भाई साहब साफ जाहिर है कि उन्होंने ऑफर रख दी है कि जो टेक्नोलॉजी देगा वो कॉन्ट्रैक्ट आके ले ले। फ्रांस ने अपनी गर्दन क्यों नीचे से निकाली? वो अपने हाथ काट के नहीं देना चाहता हाँ, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं देना हाँ, चाहता। तो उसकी समरीन है भी अच्छी, सब फ्रांस की ये भी है। सही। और पहले कई समरीन ऑलरेडी ले चुका है इंडिया। अच्छा। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूट बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।